हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोगों ने आज सुबह इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला और दूसरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिए। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने आपको बना दिए, बनवा के सिखा दिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। तो अभी मैं इन दोनों चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कवर कर रहा हूं। मैं लगभग 25 एमसीक्यू इन दोनों चैप्टर से कवर करूंगा और एज पर द स्केड्यूल आज हम आफ्टरनून तक ये दो चैप्टर अच्छे से विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू के साथ खत्म करेंगे और आज शाम को चैप्टर 3 और 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन, एमसीक्यू सब कुछ खत्म करेंगे। और कल हमारा, यानी कि आज हो गई 15, कल 16, कल 16 ऑफ मार्च तक हमारा पूरा का पूरा A to Z सिलेबस विद रिवीजन, PYQ, MCQ खत्म हो जाएगा। मैं और भी चीजें आपको साथ साथ करवा रहा हूं एंड साथ में ये बोलूंगा कि 17th और 18th हम पूरा का पूरा मैक्रो और इंडियन को 10 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर हम लोग खत्म करेंगे। तो आप उसको जरूर देखना। ऑल डाटा सब कुछ मैं करा रहा हूँ, डेट्स वगैरह, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, सब कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इको में भी बीएसटी की तरह पूरा का पूरा पेपर उसी में से आएगा जो मैं करा रहा हूं। एसपीसीसी ऐप पे जो 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है, बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, उनको जरूर 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 प्रैक्टिस करके बनाकर जाना। तो अभी चलते हैं सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन पर। सबसे पहले है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बताओ इनमें से ब्रिटिश रूल इन इंडिया पे एडवर्स इंपैक्ट कौन सा डला है। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इन इंडिया, तो एडवर्स इंपैक्ट नहीं है ना, तो फेवरेबल इंपैक्ट है। चेंज इन कंजप्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, तो जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है उसका कंजप्शन चेंज हुआ है, ये एक एडवर्स इंपैक्ट है। किसका? क्योंकि हम लोग पहले ना फॉरेन ट्रेड करते थे बहुत सारा, लेकिन अब क्या हो गया, हम फॉरेन ट्रेड बहुत कम करने लगे और सारा का सारा ट्रेड अकेले किसको कर रहे थे? ब्रिटेन को, यानी कि ब्रिटिशर्स को। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। तो एडवर्स इंपैक्ट मतलब नेगेटिव इंपैक्ट जो पड़ा ब्रिटिश रूल के आने से वो ये था, बाकी सारे तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। सेकंड, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1, commercialization of agriculture under the British rule was responsible for frequent famines between 1875 and 1900। तो बताओ कमर्शलाइजेशन जब हुआ एग्रीकल्चर का तो उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा भुखमरी छाई गई। ऑब्वियसली क्लास, लोग कमर्शलाइजेशन को एक्सेप्ट करने के लिए शुरू में रेडी नहीं थे, तो सूखा पड़ा, बहुत ज्यादा भुखमरी छाई गई। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया बिगेन एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, चूज द कट। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था फूड ग्रेन को, जो कि बिल्कुल ट्रू है। सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। थर्ड पे आते हैं क्लास। थर्ड पे, अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवे, पोर्ट, ठीक है, या सॉरी पोस्ट एंड टेलीग्राफ वाज डेवलप, बिल्कुल करेक्ट है। रेलवे में, सॉरी, ये जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, रेलवे और कम्युनिकेशन दोनों को अंग्रेजों ने हमारा डेवलप किया, ठीक है। द रियल मोटिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने इंडिया के फायदे के लिए थोड़ी किया, ये अपने फायदे के लिए किया कि भी हम लोग ज्यादा माल इंडिया से लेके जा पाएंगे, डिस्टेंस कम रहेगा तो खर्चा कम आएगा और ज्यादा सामान, फिनिश गुड्स ला के इंडिया के लोगों को बेच पाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। थर्ड का सी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ पे आओ, read the following statement carefully. Statement 1, the commercialization of Indian agriculture was coercively introduced by the colonial government। तो जो कमर्शलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का वो कॉलोनियल गवर्नमेंट लेके आई, बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिटिशर्स हैड टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द क्लास इन्फोर्समेंट ऑफ फूड क्रॉप प्रोडक्शन। तो ब्रिटिशर्स का ना टू फोल्ड मोटिव था, ब्रिटिशर्स का टू फोल्ड मोटिव था इन्फोर्समेंट ऑफ फूड क्रॉप प्रोडक्शन। देखो यार, फूड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए टू मोटिव नहीं था, टू फोल्ड मोटिव नहीं था। आपको कमेंट से मुझे बताना है कि किस चीज के लिए टू फोल्ड मोटिव था ब्रिटिशर्स का, बट हाँ फूड क्रॉप के लिए नहीं था। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है, पहला ऑप्शन ट्रू है। तो ये पहला ट्रू और दूसरा जो है फॉल्स है। तो फोर्थ का हो गया पहला ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, यानी फॉल्स। फोर्थ का हो गया ए करेक्ट। फिफ्थ पे आओ जरा, क्वेश्चन फिफ्थ पे आओ। The British policy led to the collapse of India's world famous handicraft industry। बिल्कुल करेक्ट है क्लास। जो वर्ल्ड क्लास हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था ना हमारा, उसे ब्रिटिशर्स ने खराब कर दिया, हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। किसकी वजह से खराब किया बताओ जरा हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? किसकी वजह से? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टैरिफ पॉलिसी।
ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया the contribution of the industrial sector to GVA increased significantly. कॉलोनियल रूल पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो नहीं था, इंक्रीज नहीं हो रहा था, बिल्कुल गलत लिखा है वो, सेकंड जो स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, 1 ट्रू और सेकंड फॉल्स। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स अमंग द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, साइज ऑफ वर्किंग फोर्स इन अ कंट्री, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री। तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। पहला है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? वर्किंग फोर्स ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, अलग अलग ऑक्यूपेशन में लोग काम कर रहे हैं, कौन किस सेक्टर में काम कर रहा है उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल फोर्स। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 7 पे आते हैं। On the eve of independence, India's demographic condition was characterized by which of the following statement? जो हमारा demographic condition था वो कैसा था? लो लेवल ऑफ लिटरेसी, करेक्ट है बिल्कुल। लो मोर्टेलिटी रेट एंड हाई लाइफ, नहीं, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, तो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी करेक्ट है। हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, फिर ये गलत हो गया। लो लेवल ऑफ लिटरेसी सही है, हाई मोर्टेलिटी रेट सही है, हाई लाइफ ये भी गलत हो गया। तो लो लेवल ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये करेक्ट है, हाई मोर्टेलिटी रेट ये करेक्ट है, और लो लेवल ऑफ लिटरेसी, यानी डी ऑप्शन 7 का करेक्ट है। 7 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 8 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। restrictive policy of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. तो जो restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely impact the structure and composition of volume of Indian trade. तो जो सरकार ने जो ट्रेड पॉलिसी बनाई कि यहाँ से जो भी इंडिया से जो भी आप एक्सपोर्ट करोगे उस पर हैवी टैक्स, और बाहर से जो भी सामान इंडिया में आएगा उस पर नो टैक्स, जिसकी वजह से वो एडवर्सली इंपैक्ट डाला, गलत इंपैक्ट डाला, नेगेटिव इंपैक्ट डाला कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो पहला स्टेटमेंट ही सही है। इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड टैरिफ परस्यू बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट फेवरेबली अफेक्टेड स्ट्रक्चर, नहीं, कोई इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी बनाई ही नहीं थी उन्होंने गलत पॉलिसी बनाई थी कि भाई डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बनाई थी। लिबरल पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड टैरिफ परस्यू बाय द गवर्नमेंट, नहीं, लिबरल पॉलिसी नहीं थी, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यू बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट फेवरेबली, तो ये फेवरेबली नहीं, एडवर्सली इंपैक्ट डाला था, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। 9 पे आओ। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बताओ क्लास, करेक्ट सीक्वेंस में आपको इसको अरेंज करना है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। तो बताओ क्लास, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब आया था क्लास? 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है। 1907 1907 में आया था टिस्को, फुल फॉर्म ध्यान रखना, टाटा आयरन स्टील कंपनी। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे कब आया? 1850 में, है ना, पहले ट्रेन 1853 को चली थी, रेलवे 1850 में आया। स्विस कनाल कब हुआ क्लास? 1859 से बनकर चालू हुआ, 10 साल लगे, 1869 में कंप्लीट हो गया। तो बोला ओपनिंग, तो ओपनिंग कब होगा? 1869। तो लो मैंने सारा डेटा भी आपको एक झटके में बता दिया। अब आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इसीलिए मैंने आपको जो रिविजन कराया है उसमें सारा डाटा इंक्लूड कर रखा है, जितना भी डाटा हो सकता है, डेट हो सकता है, मैंने इंक्लूड किया हुआ है। अब सबसे पहले क्या आया क्लास? थर्ड, तो थर्ड सबसे पहले कहां पे? डी, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पहले थर्ड आया 1850, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? फोर्थ आएगा 1869, ठीक है, 1869। फिर आएगा सेकंड यानी कि 1907, और फिर आएगा 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जिसमें इंडिया कौन से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया? जरा मुझे बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में इंडिया एंटर कर गया 1921 में? मुझे बताना है। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। डेट लिख लेना इसके, हो सके ना जितने भी डेट बता रहा हूँ उसे कॉमेंट में लिख दो, पिन कर दूंगा मैं उसको, ताकि आपको डेट याद रहे। 10th, during colonial period the estimate of dash on national income per capita was considered very significant। तो बताओ VKRB राव, ध्यान रखना VKRB राव का जो एस्टिमेट था ना, उसको क्या मानते थे? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो एस्टिमेट था VKRB राव का, और पर कैपिटा इनकम को, उसको सिग्निफिकेंट, उसको हम लोग वैल्यू दे रहे थे। Which of the following statement correctly describe the demographic transition? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को क्लास कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है? सडन डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यू टू माइग्रेशन, अ चेंज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी की बात ही नहीं है यहाँ, अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट साइमल्टेनियसली, तो ये गलत लिखा है क्लास। अ शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट टू लो बर्थ एंड डेथ रेट ओवर द टाइम। शिफ्ट, हाँ, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? जहां पे ये शिफ्ट हो रहा है। आपको बता दूं, जो पहला डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था उसके अंदर बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई था,
सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर बर्थ रेट तो हाई था लेकिन डेथ रेट गिर गया। तो इंडिया 1921 में जो आपने कमेंट किया वो कौन से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया? सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अ शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ, ध्यान रखना, अ शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट टू लो बर्थ एंड डेथ रेट ओवर द टाइम, इसको बोलते हैं क्या? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ध्यान रखना ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मैंने पढ़ाते वक्त, रिवीजन कराते वक्त भी इसका डिस्कशन किया था, ओके। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब सेकंड चैप्टर पे आते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1950 टू 1990 के जो भी क्वेश्चंस हैं। अब तो सारे सिलेबस का ही करना है तो कोई टेंशन है नहीं। डैश कमेटी वाज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए क्लास कौन सा कमेटी था? कार्वे कमेटी। ध्यान रखना 1955 को कार्वे कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया था किसको? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, ठीक है। 1955 याद रखना ईयर, और कार्वे कमेटी था। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अनाउंस। इंडिपेंडेंट के बाद तो फर्स्ट जो रेवोल्यूशन आया वो आया था 1948, ध्यान रखना 1948, दूसरा था 1956। तो पहला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था वो 1948 में आया था। 14 क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज स्ट्रेटजी यूज्ड टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, करेक्ट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हम फॉरेन एक्सचेंज को सेव कर रहे थे। लाइसेंस पॉलिसी इंश्योर रीजनल इक्वालिटी, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। रशियन इकोनॉमिक मॉडल वाज द बेस फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, ये स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लग रहा, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो रशियन मॉडल को हमने बेस नहीं बनाया था कि उसको बेस मान के कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम सोवियत यूनियन के जो यूएसएसआर है उसके बहुत सारी पॉलिसी से इन्फ्लुएंस थे, बट हमने उसको बेस नहीं बनाया था। रशियन मॉडल को हमने बेस नहीं बनाया था। एसएसआई वन ऑफ द एसेंशियल टूल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, करेक्ट है। एसएसआई एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। तो 14 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान का गोल मैंने क्या बताया था आपको? जेम्स, GEMS, यानी कि ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंस। तो ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एक ही जगह दिख रहा है मुझे, इक्वालिटी नहीं होगा, इक्विटी होगा, डी। तो 15 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। 16 पे आओ, द शेकलेस ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल रेवोल्यूशन दैट रिजल्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ। तो यार देखो, जो कॉलोनियल रूल में हमारा एग्रीकल्चर बुरी तरीके से तबाह हुआ था, उसको ठीक किस तरीके से किया गया? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लाके, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से मशीन को लाके, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को यूज करके, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं यूज किया था ना, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया था। तो ये तीनों सही है, 1 2 3। इस हिसाब 16 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 17 पे आओ, identify the correct statement from the following. India adopted the socialistic economic system after independence. देखो, after independence इंडिया ने socialistic नहीं, mixed economic system adopt किया था। Indian economic planning was implemented through 5-year plan. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है। इकोनॉमिक प्लानिंग जो था वो 5-year प्लान था। 1950 में 5-year प्लान लॉन्च हुआ, 1951 से पहला 5-year प्लान शुरू हुआ। लैंड रिफॉर्म्स अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर वर इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है क्लास। पॉलिसी इनिशिएटिव इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर वर ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ी हुआ था, एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ था लैंड रिफॉर्म्स। तो पॉलिसी इनिशिएटिव इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर वर रिस्पांसिबल फॉर डिक्लाइन जीडीपी, ये भी स्टेटमेंट गलत है। आपको बोला करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो बी ही करेक्ट है। 18 पे आओ, in the post independence era the policy maker of India adopted on economic system that fundamentally implies that coexistence of। तो इंडिपेंडेंस के बाद पॉलिसी मेकर ने किन दो चीजों को लिया? स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को लिया, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री, पब्लिक और प्राइवेट और फॉरेन। तो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों को, तभी तो क्लास हमारी इकोनॉमी ने ना मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, जहां पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह की कंपनियां कोएग्जिस्ट करती हैं। During the period 1951 to 2016 led to increase in the milk production। तो जो मिल्क प्रोडक्शन हुआ वो किसकी वजह से हुआ? ऑपरेशन फ्लड की वजह से, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड जो था वो था व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए, राइट। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन वाज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड या फिर मिल्क रेवोल्यूशन, ठीक है। तो 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 20 पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस आपको ठीक है। 20 क्वेश्चन पे आते हैं, कार्वे कमेटी कब आया क्लास? 1955 में। बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान 1951 अप्रैल में। प्लानिंग कमीशन आया 1950 में। नीति आयोग 2015 में, ठीक है, जनवरी में। तो इस हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहला आएगा यहाँ पे थर्ड के बाद आएगा सेकंड के बाद फर्स्ट के बाद फोर्थ। तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। 20 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। 21,
what kind of tariff policy was needed to protect the domestic producer from the foreign competition after independence? तो बताओ, what kind of tariff policy was needed to protect domestic producer? domestic producers को protect करने के लिए कैसी tariff policy? low import tariff, reduce import quota, लो इंपोर्ट टैरिफ, इंक्रीज इंपोर्ट कोटा, हाई इंपोर्ट टैरिफ, है ना, इंपोर्ट के लिए हाई टैरिफ, रिड्यूस इंपोर्ट कोटा, यानी क्लास सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया, कम कर दिया कि भाई आप इतनी कम क्वांटिटी आप बाहर से मंगा सकते हो, और टैरिफ कोटा को क्या कर दिया आपने, हाई कर दिया, राइट। यानी कि 21 का टैरिफ जो है वो आपने बढ़ा दिया, टैक्सेस को बढ़ा दिया, 21 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 फ्रॉम द बेसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। देखो पहला प्लान चला था 1951 से 1956, तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन चला बेसिस ऑफ विच 5 प्लान, सेकंड 5 प्लान, यानी कि सी ऑप्शन 22 का करेक्ट है। डैश वाज नोन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को हम लोग आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग बोलते हैं, और इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की थी, ठीक है। और सेकंड 5 प्लान में इनका मॉडल भी अडॉप्ट हुआ था। ये सारी बातें इनके रिगार्डिंग ध्यान रखना। इन विच ईयर इंडिया अडॉप्टेड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स? खरीफ सीजन 1966 में इंडिया ने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को अडॉप्ट किया। द डैश ऑफ द पॉलिसी ऑफ डैश इज एन अनदर नेम ऑफ इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी। तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। तो 25 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके तो हमने पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। पहला दूसरा आसान सा चैप्टर था इंडियन इकोनॉमिक में, पूरा का पूरा थ्योरी रिवीजन किया, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए, और अभी हमने इसके सारे के सारे एमसीक्यू भी बना लिए। तो आउट ऑफ 25 जरा मुझे बताओ कितने क्वेश्चन करेक्ट है, कहीं डाउट हो तो कमेंट्स में मेंशन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, शाम को मिलते हैं। चैप्टर 3 और 4 पूरा रिवाइज करेंगे, फिर उसके पीवाईक्यू और रात को उसके एमसीक्यू करके यहाँ पे आज हम अपना आधा सिलेबस यानी 4 चैप्टर तक आज पूरा खत्म कर देंगे। तो ये 2 दिन आज का और कल का आईईडी को डेडिकेट किया, तो अच्छे से पढ़ लो, मेहनत कर लो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।